नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पठन कौशल से संबंधित हमने बताया आपको कि किसी बच्चे में पठन कौशल का विकास करना हो तो कैसे करना है। उस कड़ी को 2 वीडियो में हमने बताया आपको। अब आगे लेके चलते हैं कहाँ, कविता शिक्षण, कविता पठन कैसे किया जाए। कविता पठन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो पहली चीज़ ये कि कविता पठन सदैव मतलब अनिवार्य रूप से सस्वर पठन ही होगा। इसमें मौन पठन वर्जित है। कविता पठन में क्या वर्जित है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये सदैव सस्वर पठन होता है, सदैव अनिवार्य होता है। इसमें मौन पठन जो होता है वह नहीं किया जाता है। और सस्वर पठन होने के कारण इसमें उचित लय गति का प्रयोग किया जाता है। कविताओं में ध्यान दीजिएगा, उचित आरोह अवरोह इत्यादि का प्रयोग होता है। कविता पठन भावपूर्ण एवं रसानुभूति के साथ होता है। भावपूर्ण अर्थ के साथ एवं रसानुभूति आनंद लेते हुए किया जाता है। कविता पठन सदैव भावपूर्ण तरीके से होता है, अर्थयुक्त होता है। ध्यान दीजिए, अर्थ के साथ एवं रसानुभूति आनंद लेते हुए पढ़ा। कविता पठन के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब कविता पठन ये जरूर नहीं कि एक ही विधि का प्रयोग करके कविता पाठ कराएं आप। कविता पठन के लिए एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम बताएंगे अभी कि कौन कौन सी विधियां हैं जो है काव्य पठन या कविता पठन के लिए जरूरी है। कविता से बच्चे अपने अनुभव संसार से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने भी बताया इसके पहले भी कि बच्चे जो भी कविताएं कहानियां इत्यादि पढ़ते हैं उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ते हैं। और वे कविताएं जो हैं किसी न किसी समाज का प्रतिनिधि करती हैं। तो इससे क्या होता है, अपने अनुभव संसार से जोड़ने का पर्याप्त अवसर मिलता है बच्चों को। इसके बाद कविता का एक निश्चित अर्थ या भाव नहीं होता। कविता का एक निश्चित अर्थ या भाव नहीं होता है। अर्थात अगर बच्चों में एक से अधिक अर्थ का विकास करना हो तो हमें किस पर बल देना होगा, कविता पर। क्योंकि कविता का कोई अपना एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। अर्थात किसी भी कविता का एक ही अर्थ नहीं होता है, एक से अधिक अर्थ होता है। अर्थात बच्चों में एक से अधिक अर्थ के विकास के लिए हमें किस पर बल देना पड़ेगा, कविता पर, कविता पठन पर। बच्चों को स्वयं कविता पढ़ने का अवसर दें। आप तो पढ़ाएं ही पढ़ाएं, आपके ज़्यादा पढ़ाने से आप स्वयं पढ़ाएं फिर बच्चे से पढ़ें, इस तरह से बच्चों में अरुचि पैदा हो। कोशिश करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतः कविता पढ़ें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़वाएंगे तो उनकी गलतियों को भी हम सुधार सकते हैं। रचनाकार के बारे में थोड़ी सी बात कविता को आरंभ करने से पहले जरूर करें। जब आप कविता पढ़ाएं तो कविता को रचने वाले रचनाकार जो हैं उनके बारे में संक्षिप्त रूप से जरूर बताएं कि किसने कहा, क्या कहा, क्यों कहा। इसके बाद तब कविता आप पढ़ाएं। इसके बाद कविता को खंडों में रखकर न समझें और न ही समझाएं। ध्यान दीजिएगा, कविता के किसी भाग को खंडों में एकांश एक ही अंश पर बल न दें, बल्कि कविता को संपूर्ण रूप से देखें। कविता का पूरा भाव क्या कहता है इस रूप में पढ़ना चाहिए कविता को कभी खंडों में नहीं पढ़ना चाहिए। खंडों में पढ़ने का मतलब एक एक भाव को नहीं देखना है, पूरे समग्र भावों को ही मूल आधार मान करके पठन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद कविता में पिरोए गए दृश्यों वस्तुओं घटनाओं भावनाओं तथा विचारों को उभारने का पर्याप्त अवसर मिलता है और उसका पाठक पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि कविता में जो भी चित्र दिए गए हैं, जो भी वस्तुएं उसमें उल्लिखित हैं, जो भी घटनाएं या भावनाएं हैं, वो बच्चों के स्मृति पटल पर सीधा प्रभाव डालती हैं। और उसकी मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि उसमें कविताओं में उचित चित्रात्मक दृश्यों का, उनकी वस्तुओं का जो उनके आसपास के परिवेश से जुड़े हों, घटनाओं भावनाओं इत्यादि का प्रयोग उनके भावनाओं पर आधारित हों, उनसे संबंधित चीज़ों को उसमें पठन सामग्री में देना चाहिए, कविता में देना चाहिए। कविता का अर्थ समझने के लिए इतनी परतें न खोली जाए कि कविता अमूर्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, कविता की एक एक व्याख्या ऐसी करने लगते हैं कि बच्चा विचारों में ही खो जाता है, उसके भाव को कम समझ पाता है। तो इसलिए कहा जाता है कविताओं के इतनी परतें न खोली जाएं। अर्थ तो बहुत होंगे लेकिन इतनी परतें न खोली जाएं कि बच्चे के लिए वो दुश्वार हो जाए समझना, उसके अर्थ को जानना, बल्कि बच्चा उसी में खो जाएगा, विचारों में ही डूबा रह जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बड़बड़ा रहे हैं। इस तरह से इतनी परतें न खोलें आपकी कविता अमूर्त हो जाए। सामान्य रूप से बताते हुए, भावों को बताते हुए आप आगे बढ़ें।
समझ बनाना, पढ़ने के लिए, कविता पठन के लिए बहुत जरूरी है समझ बनाना। पढ़ते समय समझ का होना बहुत जरूरी है, मतलब पढ़ते समय उसका अर्थ या समझ आपको आना चाहिए। लिपि का या अक्षर ध्वनि का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ पाएंगे कविता। भाषा बोली से परिचय, अगर भाषा या बोली से परिचय नहीं, परिचित नहीं है, आप जान ही नहीं रहे हैं, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे कविता। विषय से परिचय, उसमें क्या विषय है, पहले ही मैंने कहा था किसी चीज को पढ़ाते समय पहले ही आप थोड़ा इंडिकेट कर दें, समझा दें, जिससे कि बच्चा उससे जोड़ करके पढ़ेगा तो ज्यादा आसानी होगी। भाषा की वाक्य संरचना और शैली से परिचय, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो भी आप भाषा पढ़ा रहे हों, कविता अगर पढ़ा रहे हैं आप, तो उस कविता की भाषा से संबंधित उसकी क्या संरचना है, क्या शैली है, उससे बखूबी बच्चे परिचित हों, तभी बच्चे पढ़ पाते हैं, अन्यथा क्या करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं कि पठन, कविता पठन के बारे में आपने जाना, अब लेके चलते हैं आपको पठन में बाधक बिंदु, अर्थात पठन क्रिया संपन्न करने में कौन से ऐसे बिंदु तत्व हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ना सिखाने के लिए यांत्रिक कौशल, बनावटी रूप बिल्कुल भी न करें आप, बनावटी माहौल बिल्कुल क्रिएट न करें आप, सहज और स्वाभाविक वातावरण का निर्माण करें जिससे कि वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो और तैयार हो जाएं। इसके साथ साथ अर्थहीन पठन सामग्री, ध्यान दीजिएगा, ऐसी सामग्री बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्कुल मत दें जिसका अपना कोई अर्थ न निकलता हो। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पठन क्रिया का आरंभ, पठन कौशल का आरंभ सदैव अर्थयुक्त सामग्री से ही होता है, इसलिए अर्थहीन सामग्री जो है बच्चों के पठन कौशल में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। मुद्रण या प्रिंट समृद्ध परिवेश की कमी, मैंने बताया था आपको, मुद्रण या प्रिंट समृद्ध का मतलब ये होता है कि चित्रात्मक चीजें, जैसे चाहे कॉपी पाठ्य पुस्तक में हो और चाहे आपकी जो है दीवारों पे हो, हर जगह जो है प्रिंट समृद्ध माहौल तैयार होना चाहिए। अगर उसमें कमी करते हैं तो बच्चे में रुचि का विकास कम होने लगता है और वह पढ़ते समय रसानुभूति या आनंद की अनुभूति कम कर पाता है या नहीं कर पाता है, ऐसी दशा में उसमें पढ़ने की अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यह नजरिया की, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं जब तुम्हारे माता पिता दादा दादी तक जो है पूरा खानदान ही नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ पाओगे, तो इस तरह का नजरिया भी आपको बदलना होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चा हो अपनी क्षमताओं के साथ पैदा होता है, अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने कहा था सभी बच्चों में भाषाई क्षमता जन्मजात होती है। ये अलग बात है कि किसी में कम किसी में अलग, समान नहीं होती क्षमताएं, लेकिन क्षमताएं सब में होती हैं। चाहे किसी के बाबू चाहे दादाजी पढ़े हों या न पढ़े हों, उनकी पूर्वजे पढ़े हों या न पढ़े हों, लेकिन वह बच्चा पढ़ सकता है क्योंकि उनमें पढ़ने की वह क्षमता है। यदि आप माहौल देंगे तो पढ़ने में बढ़िया से एकदम पाठ निकलेगा। इसके साथ ही साथ जैसे कुछ लोगों की मानता है कि तुम लड़की होकर के ज़्यादा नहीं पढ़ सकती या पढ़ लिख नहीं पाओगी, तो यह भी नजरिया रूढ़िगत अवधारणा पर आधारित है, लिंगी विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। यह बात गलत है। लड़की और लड़के में क्षमताएं भले थोड़ी कम ज़्यादा हो, लेकिन ये जरूर नहीं कि लिंग के आधार पर क्षमताएं ज़्यादा कम हो। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने की कला दोनों में है और हो सकता है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ज़्यादा हो या लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, किसी में कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्षमताएं सब में है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह की चीज़ों को आप प्रोत्साहित न करें, इससे पठन कौशल की क्रिया क्या होती है, बाधित होती है। तो इस तरह से पठन कौशल के संबंध में मुख्य बाधक बिंदु रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे की कड़ी में हम लेके चलेंगे आपको पठन कौशल से संबंधित प्रमुख शिक्षण विधि। नमस्कार। आपको लेके चलते हैं पठन कौशल की प्रमुख विधियों के बारे में, पठन शिक्षण की विधियों के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों को हम पढ़ना कैसे सिखाएं, इसके लिए जो तौर तरीके, कुछ विधियां निर्धारित हैं, कुछ नियम निर्धारित हैं, उन्हीं नियमों को शिक्षण की विधियां कहा जाता है। पठन शिक्षण की विधियों के संदर्भ में पहली विधि वर्ण बोध या अक्षर विधि है। इसमें क्या जाता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। जब अक्षरों का ज्ञान हो जाता है बच्चों को, फिर उसमें मात्राओं को लगा करके जो है बताया जाता है। जैसे मान लिया जाए हमने कह दिया क्या, ये क्या है, तो बच्चा कहता है क। अब इसी में अब बताते हैं कि ये मूलतः हलंत में होता है क्योंकि ये स्वर नहीं होता। फिर इसी में अगर ई लग जाता है तो क्या हो जाता है की। लेकिन सबसे पहले हमें इसका ज्ञान कराना होता है, वर्णों का ज्ञान कराना होता है, तत्पश्चात हमें उसमें मात्राओं को लगाना होता है। इसकी मात्रा कैसे लिखती है मात्रिक रूप में, ऐसे होता है, इसलिए इस तरह से जुड़ जाता है।
इस तरह से आपको बताना होता है। ध्वनि साम्य विधि, समान उच्चारण वाले शब्दों को साथ साथ सिखाना, जैसे जिसे होमोफोन्स कहते हैं, समुच्चारित शब्दों को एक साथ बताना। तो ध्यान दीजिएगा, समुच्चारित शब्दों को एक साथ बताना भी क्या करता है, बच्चे दोनों ध्वनियों में अंतर कर पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देते हैं, जैसे हम कहते हैं अवधि और अवधि, दोनों ध्वनियों में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ह्रस्व इकार, इसमें दीर्घ इकार। तो ये अवधि है और ये अवधि है, तो होमोफोन्स है, समुच्चारित शब्द है, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों ध्वनियों में अंतर है। तो इससे बच्चा दोनों ध्वनियों के अंतर को समझ पाता है कि दोनों ध्वनियों में अंतर क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या है। इस तरह से भी बच्चों में हम पठन कौशल का विकास कर सकते। नहीं तो ज्यादातर लोग एक ही, जैसे अवधि लिखा है, इतनी अवधि में हम पढ़ लिए, अवधि नहीं अवधि, ये अवधि है। इस तरह से बच्चे पढ़ना सीख सकते हैं। स्वरोच्चारण विधि, स्वरोच्चारण का मतलब ये हुआ कि बच्चों को हम स्वरों का उच्चारण करना सिखाएं, किसके साथ, व्यंजनों के साथ। ध्यान दीजिएगा, जब कहा जाता है 12 खड़ी, 12 खड़ी के अंतर्गत ऐसे स्वर आते हैं, 10 स्वर आते हैं री को छोड़कर, और अनुस्वार और विसर्ग आता है। तो 10 स्वर और ये 2 अनुस्वार और विसर्ग, 12 हो गए। इन 12 को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर पढ़ाया जाए, जैसे कक्का की कुकू के को कंक। देखें आप, इस तरह से क्या किया जाता है, व्यंजन में इन 12 खड़ी को मिला करके उच्चारण अभ्यास करवाएं, जिससे कि बच्चा पठन कौशल में पारंगत हो सके और ध्वनियों में अंतर करना जान सके। देखो और कहो विधि, देखो और कहो विधि, इसी विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए मैं कोई चित्र दिखा दूं, दिखाने के बाद उससे कहूं कहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पढ़ता है। दिखा दूं ये क्या है, ये है, 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 या कोई चित्र दिखा दूं, उसके आधार पर भी हम बुलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसे अनुकरण विधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि बच्चे अपनी पुस्तक खोले रहते हैं, अध्यापक एक एक शब्दों को पढ़ता रहता है और बच्चे धीरे धीरे या अक्षरों को पढ़ता रहता है, बच्चे उसी का सेम अनुकरण करके, जैसे पहला अक्षर का कहरी की खोल लिया, देखा क, तो बच्चे बोले क, दूसरे में बोले ख, बच्चे बोले ख। तो इस तरह से एक एक ध्वनियों या शब्दों का जब शिक्षक पहले उच्चारण करता है, बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं, क्योंकि देख कर करते हैं, इसलिए देखो कहो, देख करके करते हैं, इसलिए इसे देखो कहो या अनुकरण विधि कहा जाता है। वाक्य विधि, वाक्य विधि में होता क्या है, पहले आप वाक्य विधि में पहले वाक्यों को बताया जाता है, फिर वाक्यों में आए हुए शब्दों को बताया जाता है, फिर उनकी ध्वनियों की विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य विधि में इस तरह से भी पढ़ाया जाता है। पहले आप पूरा पढ़वा दें, पढ़वाने के बाद शब्द बताएं कौन कौन से शब्द हैं, उनकी क्या महत्ता है, उसके बाद फिर आप उन्हीं शब्दों के वर्णों को तोड़ तोड़ के बताएं कि कैसे बना है। कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि, कहानी पढ़वाएं आप, पढ़वाने के बाद अभिनय करवाएं आप, अभिनय करवाने से उनमें जो है रोल प्ले, भूमिका निर्वाह की भावना प्रबल होती है। साथ ही साथ कहानी कहने के पश्चात आप उनसे प्रश्न इत्यादि पूछते हैं, उनमें कल्पनाशीलता का विकास होता है। इस तरह से वो स्वयं से अनुमान कर लेते हैं। इस तरह से इन विधियों का यूज करके आप बच्चों में पठन कौशल का विकास आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।